नमस्कार। आओ भारत की अर्थव्यवस्था ठीक करें कार्यक्रम के प्रारंभिक विवरण के 7वें अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र। पिछले अंक में हमने इकोनॉमी ऑफ बुल, इकोनॉमी ऑफ बीफ एंड इकोनॉमिक्स ऑफ कैस्ट्रेटेड ऑक्स एंड काऊ, गाय, नंदी, बैल और गौमांस की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की थी। आज हम युद्ध का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, युद्ध की अर्थव्यवस्था क्या है, युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था कैसी हो जाती है एवं आर्थिक युद्ध क्या है, इकोनॉमी ऑफ वार, इकोनॉमी बिकॉज ऑफ वार एंड इकोनॉमिक्स ऑफ इकोनॉमिक वारफेयर, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत पूर्व में न जाते हुए आज की अगर वर्तमान स्थिति 2026 मार्च की देखें तो खाड़ी के देशों में युद्ध चल रहा है। इस युद्ध से अगर हम भारत पर देखें तो ये 20-21 दिन चला है और ईंधन की, एनर्जी की किल्लत शुरू हो गई है और ये पूरे देश को पता चल गया कि युद्ध चल रहा है। तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी थी बिकॉज ऑफ वार, वो खतरे में आ गई है, उस पर चिंताएं होने लगी हैं। कुछ कहते हैं कि एलपीजी गैस आ रही है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे ऊपर खड़ा करता है कि इतने बरसों से हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे थे, और 21 दिन में हम देश में हाहाकार देखते हैं कि रसोई गैस की किल्लत हो गई, घरों में चूल्हे जलने में दिक्कत हो गई, रेस्टोरेंट में खाना बनने में दिक्कत हो गई। तो ऐसी दिक्कतों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो प्रारंभ में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि यह सिक्योरिटी कैसे लाई जा सकती है। दूसरा, अगर ईरान की तरह कोई भारत पे आक्रमण करे तो भारत को कैसे अपनी फिजिकल सिक्योरिटी को इंश्योर करना पड़ेगा, करना चाहिए, करने के उपाय होंगे। इन दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे और आने वाले भविष्य में क्या घटनाएं होने की संभावना है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहला, सिक्योरिटी एनर्जी की कैसे होगी। तो आज जैसी स्थिति है तो हम कह सकते हैं कि अगर एलपीजी नहीं है तो जो हम सोच रहे थे कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी, साफ और स्वच्छ ऊर्जा सबको पहुंचाएंगी, घरों घरों में एलपीजी सिलेंडर देंगे, उस स्कीम पर हमको पुनर्विचार करना होगा और सोचना होगा कि क्या जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं उससे इंडक्शन हीटर घरों घरों में पहुंचाए जा सकते हैं, सोलर कुकर क्या घरों में पहुंचाए जा सकते हैं, क्या माइक्रोवेव ओवन सब घरों में पहुंचाई जा सकती है, और चौथी चीज, क्या सिगड़ी जो कोयला का है या चूल्हे में लकड़ी जलती है उसको पुनः प्रयोग में लाने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आज जो हम कोविड के दौरान प्राइम मिनिस्टर केयर फंड शुरू किया था, उस केयर फंड से जितने घरों में उज्ज्वला स्कीम दी गई थी या दूसरी स्कीमों के तहत दिया गया था, उसके तहत एक एक इंडक्शन हीटर जरूर देने की जरूरत है और सोलर कुकर भी देने की जरूरत है, जिससे कि हम तात्कालिक रूप से तुरंत इस कमी को जितनी दिख रही है उससे कमतर कर सके, उस पर लगाम लगा सके। तीसरी चीज है कि बहुत घरों में जो शहरों में है वहां हम माइक्रोवेव भी दे सकते हैं, जो सस्ते में 4-5 हज़ार रुपए के आते हैं। इंडक्शन हीटर 1-1.5 हज़ार का आता है, सोलर कुकर भी 2-2.5 हज़ार का आता है। तो जो हम कई प्रदेशों में स्वरोजगार स्कीम शुरू की और 10-10 हज़ार दिए, उसी तरह हम प्रत्येक घर में, व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक घर में जो नहीं रखते हैं आज की डेट में, इसको देने की कोशिश कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज को आह्वान कर सकते हैं कि वह सस्ते में इंडक्शन हीटर बनाए, माइक्रोवेव बनाए, सोलर कुकर बनाए और अपने अपने इलाके में बहुतायत से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराए। यह भारत के लिए नहीं है। अगर भारत ऐसा करता है तो भारत जैसे तमाम मुल्क जो इस समस्या से जूझ रहे हैं उसका भी हम सहयोग कर सकते हैं।
चौथी चीज जो कोयले की बात कही, तो आज अगर हम देखते हैं तो कोयला खुले बाजार में बहुत महंगा बिकता है, लेकिन पावर प्लांट जो कोयले से चलते हैं वहाँ 4-5 रुपए किलो के भाव से कोयला अनवरत बहुत सारा मिलता है। तो कितने कोयले की जरूरत होती है पावर प्लांट में, उसका थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि 1 किलोवाट आवर बिजली बनाने में अच्छे से अच्छे पावर प्लांट में 700 ग्राम के करीब कोयला लगता है। तो अगर 500 मेगावाट का एक पावर प्लांट है तो 500 मेगावाट के पावर प्लांट में 350 टन पर आवर कोयला लगता है, जो दिन भर में करीब इंटू 24 करें तो 9000 टन के करीब आता है। इससे अगर एक घर में एक दिन के ईंधन 1 किलो में होता है तो करीब 70-80 लाख घरों में, 90 लाख घरों तक में ईंधन पहुंचाया जा सकता है 5 रुपए में। अब ये हो सकता है कि लोग कहें कि इससे धुआं फैल रहा है, तो अभी तो हम एक साथ चिमनी में धुआं बहा रहे हैं, तो हो सकता है विकेंद्रीकृत हो जाए धुएं का। इसको हम देख सकते हैं कि क्या सामुदायिक खाना बनाने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है, क्या लंगर जैसी व्यवस्था जो गुरुद्वारे में होती है, क्या वैसी व्यवस्था शुरू की जा सकती है जिसमें लोग पैसा दें और खाना खा के सस्ते में आ सकें या अपना खाना बना सकें। भट्टी जल रही है वहाँ पे आके, तो सामुदायिक चीज़ों की शुरुआत। और पूरे देश में अगर हम कोयले की सप्लाई उसी रेट पे करें तो ईंधन आराम से सस्ते में मुहैया कराया जा सकता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कोयले से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट में काम कर चुका हूँ, तो ये आराम से उपलब्ध कराया जा सकता है, ऐसा मेरा सोच है। अगली चीज ये है कि बहुत सारी सुरक्षाओं के मद्देनजर हमने लकड़ी को कम तराग लिया, तो हमें जंगल लगाने की फिर से जरूरत होगी कि अगर कल के दिन फिर और कोई दिक्कत आई तो लकड़ियां हैं। तो आज जो एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी क्राइसिस दिखाई देती है वो शहरों में ज़्यादा दिखाई देती है, गाँव में थोड़ी कम है, क्योंकि वहाँ चूल्हा जलाने की जगह है, लेकिन दुखपूर्वक कह सकते हैं कि वहाँ लकड़ियाँ कम बची हैं। तो जंगलों की व्यवस्था हमको फिर से करनी पड़ेगी। और जंगलों की व्यवस्था में एक जो महत्वपूर्ण है कि 1870 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसके तहत सारी भूमि, सारी उपज, सारे जंगल उनके हो गए थे। उसके पहले ये समाज के होते थे। तो आज ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है अंग्रेजों के उसी कानून की तरह चल रहा है, और जंगल इसके कारण 33% जो अंग्रेज छोड़ के गए थे उससे भी कम हो गए, 19%। जब अंग्रेज थे तो कहते हैं कि देश में 56%, 1874 के आसपास 56% जंगल थे। मानक कहता है, जो ग्रंथों में लिखा है कि 37% जंगल होने चाहिए, तो उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो जंगल बढ़ाने में भी हम रोजगार पैदा कर सकते हैं। तो ये, और जंगल जब बढ़ाएंगे तो शुद्ध हवा भी आएगी। चौथी चीज ये है कि हम इतने सारे वाहनों को फ्री में बनाने का, फ्री में चलाने का जो एक प्रकल्प चला है कि हम पेट्रोल के पैसे भी रियम्बर्स करेंगे सरकारी कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में, गाड़ी का लोन भी दें, इस स्कीम को भी थोड़ा हमें पुनः देखना होगा। और देश का विकास गाड़ियों की संख्या और रोडों की संख्या से नहीं होता है, ये विकास उससे भी होता है कि कितने लोगों के पेट भरे हैं, कितने लोग अपने आप पैसा कमाने में और पेट भरने में लायक हैं। तो जो 80 करोड़ लोग दिख रहे हैं कि जिनको रोजगार देना पड़ रहा, उसमें भी कटौती होगी। तो यह तो प्रारंभिक युद्ध के कारण ये जो चीजें आई उभर के तुरंत, तो उस पर हम थोड़ा सा संकेत किए हैं कि 4 चीजें हम कर सकते हैं: इंडक्शन हीटर, माइक्रोवेव, सोलर कुकर, सिगड़ी जो कोयले की है उसके लिए कोयला सस्ते दामों पे जितना पावर प्लांट को मिलता है वो देश में मुहैया कराना, जंगलों का बढ़ाना जिससे कल अगर और समस्या आए तो लकड़ी भी आ सके। ये 4-5 चीजें एनर्जी सिक्योरिटी। और इसके लिए जो नियम परिवर्तित करना होगा वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बंद करना होगा, उसको समाज को सौंपना होगा। एक इसके साथ सामुदायिक किचन, सामुदायिक चौके की व्यवस्था भी हम शुरू करा सकते हैं गांवों में, शहरों में भी, जिससे कि जो फ्लैट में रहते हैं वो कोई ऑप्शन नहीं है, धुआं निकाल नहीं सकते हैं, तो उनको भी अगर बहुत दिक्कत आए तो सामुदायिक खाने की व्यवस्था हो सकती है। ये एनर्जी सिक्योरिटी जो तुरंत खाड़ी के देशों से जहाँ तेल आता है या अमेरिका और रसा से तेल आता है जो कई रास्ते बंद होने के कारण आई है, उस पर।
अब दूसरा होता है कि सुरक्षा, अगर किसी ने ईरान जैसा हमला भारत पे किया तो क्या होगा? लोग कहेंगे नहीं, हम तो बहुत शांति प्रिय देश हैं, हम पे कौन हो। तो याद रखें कि आप कितने भी महान हो, आप कितने भी अच्छे हो, संत महात्मा हो, लेकिन आपको रात में मच्छर नहीं काटे, ये तो हो नहीं सकता। मच्छर काटेंगे तो उसके लिए क्या आपको या तो कोई मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाएं या उसका धुआं करें या मॉस्किटो नेट लगाएं, ये जरूरी होता है। और भी अच्छा होता है कि आप मॉस्किटोस को पनपने न दें आसपास। तो भारत ने जो बहुत वर्षों से किया कि मॉस्किटो को भगाएंगे और मॉस्किटो नेट लगा के अपनी सीमा में मस्त हो गए। लेकिन मॉस्किटोस की तो, मच्छरों की तो आदत होती है कि वो जहाँ छेद मिलेगा वहाँ से आ जाएंगे। तो भारत पे इस तरह से पिछले 2500 वर्षों में कितनी भी शांति की बात करें, मच्छर काटते रहे, खून पीते रहे और हम उससे एडजस्ट होते रहे। आज जरूरी है कि वो मानस क्या है जिसके कारण मच्छर पैदा करने की व्यवस्था है। एक तो प्राकृतिक है, दूसरा ऐसा भी है कि कुछ लोग आपको मच्छरों से कटवा के अपनी दवाइयां बेचना चाहते हैं, मॉस्किटो नेट जैसी चीजें भी बेचना चाहते हैं। तो हमको दुनिया भर में देखना होगा, सिर्फ अपने देश की सीमाओं पे नहीं, कि जो मच्छर पैदा कर रहे हैं वो टेररिस्ट भी हो सकते हैं, और जहां सौंफ है, जहां हथियार पैदा हो रहा है, जहां मच्छर पैदा हो रहे हैं, उन जगहों को भी साफ करने के बारे में सामूहिक प्रयासों को बल देना होगा। तो भारत को इसमें लीड लेनी होगी कि दुनिया में ऐसे लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वो चाहते हैं कि आपको मच्छर काटे, आपका खून पिए, आप परेशान हो और बीमार हो, फिर हमसे दवाई लें, हमसे मच्छर मारने के लिए मशीनें लें और हम आप पे राज करें, आपको सोने ना दें, आपकी नींद डिस्टर्ब करें। इस तरह की चीज़ों से निजात पाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो होता है कि सुरक्षा कितनी, तो एक तो दृष्टिकोण बदलना होगा कि हमको एक गोल, एक अपना विजन बनाना होगा कि भाई हम मच्छर नहीं पनपने देंगे। दूसरा, अभी तुरंत मॉस्किटो नेट है। फिर अगर आक्रमण हो ही गया मान लो, तो हो सकता है कि हवाई हमलों को हम ना रोक पाए, लेकिन अगर कोई जमीन पर उतरता है तब तो उससे लड़ने की पूरी तैयारी हमारी होनी चाहिए। तो कितनी तैयारी सम्यक कही जा सकती है, उस पर थोड़ी चर्चा जरूरी है। क्योंकि 2500 वर्षों में यह हुआ, जब से इतिहास है, मतलब बौद्ध महावीर चाणक्य के बाद जो भारत में इतिहास है, उसमें राज्यों ने असीम ताकत इकट्ठी करके सेना और पुलिस अपने पास रख ली और आदमी निहत्थे हो गए। तो तुम देखोगे कि कोविड जैसा आया तो देश में ऑफिशियली 26 लाख करीब आर्मी और पुलिस है, थोड़ा ज़्यादा होगी, लेकिन कहते हैं कि 1000 आदमी पे एक पुलिस है। तो एक आदमी ने 1000 आदमियों को घरों के अंदर बंद कर दिया। ये स्थिति दुनिया भी देखती है कि आपके 1000 लोगों को एक पुलिस वाला अंदर धकेल सकता है, मतलब आदमियों की ताकत कम हो गई। जो सरकार में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं या मीडिया में भी हैं, वो जानते होंगे कि कोविड के दौरान किसी देश ने ये धमकी दी थी और ये कहा था कि 2 महीने में हम पूरे भारत को आक्रमण करके गुलाम फिर से बना लेंगे। भारत की सरकार ने विरोध किया था और जैसे भी इवन कहते हैं कि न्यूक्लियर यूज करने की बात भी भारत सरकार ने की थी, ऐसा थोड़ा हमको जानकारी मिली थी। कितना सत्य है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ था और वो टल गया। गलवान तो हुआ ही था कोविड के दौरान। तो वैसी स्थिति ना आए। तो अब जरूरी है कि उस 26 लाख पुलिस वालों के दम पे नहीं रह सकते। जो मालिक हैं डेमोक्रेसी में, उनको भी अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो यहां कहते हैं कि अगर व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं तो हम उदाहरण कहां से लाएं। तो भारत में कहते हैं कि अगर कोई भी व्यवस्था बिगड़ जाए, कभी भी बिगड़ जाए, तो जहां से व्यवस्था बननी शुरू हुई थी वहां पे हमको पुनर्यात्रा करनी चाहिए, पुनरावलोकन करना चाहिए। तो पूरी की पूरी मानव सभ्यता आदिवासियों से बनी है और आज भी आदिवासी उसी रूप में रह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आदिवासियों को देखो और कितनी सुरक्षा जरूरी है, क्या क्या काम जरूरी है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी, तो चीजें आसान हो जाएंगी।
तो आदिवासियों को देखोगे आप तो वहाँ पे प्रत्येक बच्चा बच्ची, युवक युवती, बुजुर्ग बुजुर्ग जो भी हैं, सबको एक सैन्य शिक्षा होती है कि कोई भी अगर जानवर आक्रमण करे तो वह अपनी सुरक्षा कर सके और अपने समूह की सुरक्षा में भी मदद सहयोग कर सके। लेकिन जब सभ्यता बननी शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि देखो आदिवासी हमेशा से ऐसे रहे, हमको विकास करना है, हमको और ग्रोथ करनी है, हमको मानव जीवन में जो उच्चतम स्तर है उसको पाना है, तो हम पूरे के पूरे लोग सतत सुरक्षा में ना करके ऐसा करते हैं कि इनको उन कामों में विभक्त करते हैं जो आदिवासी बाकी काम भी करते हैं। तो आदिवासियों को जो देखा गया उसमें 4 काम मुख्य थे। एक तो सुरक्षा, जानवरों से अपनी सुरक्षा, और जंगल की दूसरे लोगों से सुरक्षा, जिससे जंगल भी कोई काट के ना ले जाए, कोई दूसरे आके जानवरों को भी नुकसान न पहुंचाए, और दूसरे आदिवासियों से सुरक्षा। दूसरा काम वो करते थे कि खाद्य पदार्थों का एकत्रीकरण और उसका वितरण। तीसरा काम जो होता था कि लोगों को पढ़ाना है, लोगों को रिसर्च और जो दूसरे आदिवासी या दूसरे जंगल में क्या चल रहा है उसका ज्ञान अर्जित करना और अगली पीढ़ी को उसको देना, ये काम तीसरा था। चौथा काम था जो अन्य काम होते हैं, इन तीनों समूहों को मदद करना, डॉक्टरी करना, इंजीनियरिंग करना, एंटरटेनमेंट करना और जितने भी दूसरे काम हैं। तो चौथे काम, तो जो सिविलाइजेशन का शुरुआत हुई उसमें 4 कामों में विभक्त हुई। जैसे 100 आदमी है तो 25-25 उनने का डिवाइड कर देंगे, सब बराबरी के लेवल पे, कोई नीचे नहीं कोई ऊपर नहीं। तो उन्होंने जो शुरुआत की तो भारत में इन 4 ग्रुपों को क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र कहा गया, सेवाकार। तो इसमें जो 25% क्षत्रिय कहे गए जो सुरक्षा का काम देखेंगे, उनको कहा गया कि अगर 100 वर्ष एक मानक उम्र माने, जो 96 वर्ष मानी गई भारत में, और उसको कहा गया कि 12-12 वर्षों के 8 आयाम होंगे, तो उन्होंने कहा 100 वर्ष के कर दें, 12-12 वर्ष के हिसाब से बांट के, और फिर 12 के 2 समूह करके 24-24 वर्ष का करके। तो शुरू के 24 और सुनने का व्यक्ति शिक्षा लेगा, दीक्षा लेगा, एजुकेशन लेगा, ट्रेनिंग लेगा, स्किल डेवलपमेंट करे, और जब वो स्किल्ड हो जाएगा तो फील्ड में उतर जाएगा। तो जो 100 में से 25 आए थे उसमें 6.25% या 24 में 6% लोग शिक्षा लेंगे, 6% लोग जो 25 से 48 की उम्र के हो जाए, 50 की उम्र के हो जाएंगे, वो मैदान में रहेंगे सुरक्षा देने में। इसमें युवक युवती दोनों हैं। और जो 48 से 72 हो जाएंगे वह मैनेजमेंट देखेंगे, प्रबंधन देखेंगे, क्या सामान चाहिए, कैसे चीज़ें। और 72 से जो 96 वर्ष के होंगे वो उनको ट्रेनिंग देंगे, उनमें कोई झगड़ा हो गया तो उनका न्याय करेंगे और कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो उसका निरीक्षण करेंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे, इस तरह से। और जो बाद में 96 वर्ष से ज़्यादा जीते हैं वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, वो कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं। ऐसा एक हुआ। तो आज भारत में अगर कहें कि कितने लोग चाहिए सुरक्षा में, तो उस पैमाने के हिसाब से 140 करोड़ में करीब करीब 35 करोड़ लोग सुरक्षा में संलग्न होने चाहिए, सीधे सीधे। मतलब कि हर 4 में एक व्यक्ति को सुरक्षा करना अपनी और दूसरों को सुरक्षा में सहयोग देने लायक होना चाहिए, जिसमें 0 से 25 मतलब 35 लाख में से 8.75 करोड़ लोग शिक्षा ले रहे होंगे, ट्रेनिंग ले रहे होंगे। 8.75 करोड़ लोग वाकई में मैदान में होंगे। 8.75 करोड़ मैनेजमेंट देखेंगे जो 48 से 72 है, जिनको वानप्रस्थ भी कहा गया है, और 72 से ऊपर के लोग ट्रेनिंग दे रहे होंगे, उसमें न्याय व्यवस्था देख रहे होंगे, ये तमाम चीज। तो आज अगर वो 48 उम्र तक 24 से देखें तो 8.75 करोड़ लोग सीधे होने चाहिए। ये 26 लाख, 30 लाख, 40 लाख से 20 गुना ज़्यादा है, 25 गुना ज़्यादा है, इतने लोग होने चाहिए। तब जाके कोई भी देश आ जाए या सारे देश एक साथ आ जाएं तो हम सुरक्षित रहने की बात कर सकते हैं। यह विम्स एंड फैंसीज नहीं है, ये भारत का कैलकुलेशन है जो धर्म ग्रंथों के हिसाब से आया है।
कि 6% लोग सुरक्षा में सीधे सीधे होने चाहिए। मतलब 4.3 करोड़ लोग स्त्री लोग और 4 करोड़ स्त्रियां, ये इस तरह से होना चाहिए। अब देश की जो भौगोलिक स्थिति है, इसमें पहाड़ भी हैं, इसमें रेगिस्तान भी है, इसमें समुद्र भी है, इसमें खुला मैदान भी, तो अलग अलग स्थान पर स्थानीय स्तर पर इस तरह की ट्रेनिंग आप दें कि वो समुद्र में कर सकें, वो नदियों में कर सकें। उनकी व्यवस्था उस तरह से ट्रेनिंग करना चाहिए कि चारों ओर, चाहे वो पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, मैदान हो या समुद्री स्थान हो, इन चारों जगहों पर इस चीज़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि इनका खर्चा कितना आएगा। तो अगर समाज करेगा तो कम आएगा, सरकार करेगा तो आर्मी के हिसाब से उसको एक आदमी पर लाख रुपए खर्च होता है, पुलिस वाले पे भी लाख, इतना खर्च करने की जरूरत नहीं। जब समाज करेगा, स्थानीय स्तर पर होगा, तो आज जितना चौकीदार को मिलता है एक पैसा 10,000 15,000 रुपये दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, तो अगर इतना भी देते हैं तो 8.75 करोड़ को अगर 10,000 देते हैं प्रारंभिक स्तर पे, तो 87.5 लाख करोड़ मान लो, लाख करोड़ रुपए मासिक खर्चा आएगा। 12 महीने का 12 लाख, तो जो आज आर्मी में आप खर्च कर रहे हैं पुलिस पे, उसके बराबर आएगा, उससे कम ही आएगा। और जो भारत का अभी बजट है वो 52 लाख करोड़ करीब का है, तो उसके 10-12% के अंदर ये चीज़ें पूरी होती हैं। कल के दिन बजट बढ़े तो इनकी तनख्वाह बढ़ाई जा सकती है। तो एक पूरा का पूरा आकलन है, इस पे और क्या क्या चीज़ें जरूरी होंगी, खर्चा कैसे बचाया जा सकता है। तो कई बार कहते हैं कि हमको ऑप्टिमाइज करना होगा चीज़ों को, शासन की व्यवस्था को। यहाँ थोड़ा सा और दे देते हैं कि पैसा जो भारत में कहा गया है कि जैसे 0 से 24 वर्ष तक आप पढ़े तो आपने माँ बाप से पैसा लिया, 24 से 48 तक आपने काम किया, मतलब पैसा कमाया एक तरह से, 48 से 72 तक, 72 से 96, तो ये 4 जो 100 रुपये आए, इसमें 4 समूह में बट जाएंगे। तो 4 समूह में बढ़ जाएंगे, तो जो लास्ट का समूह है संन्यास आश्रम, ये बेसिकली समाज और सरकार का हिस्सा होता है। पहला आपने पढ़ाई का माँ बाप से ले लिया, फिर माँ बाप को दिया, अपने को दिया। तो ये कहते हैं कि जो 100 रुपये कमाए अगर 24 से 48 वर्ष के बच्चों ने, तो 4 आने मतलब 25% पेरेंट्स का, मदर फादर का, 25% जैसा आपको माँ बाप ने पढ़ाया था आपके बेटा बेटी को, 25% सेल्फ एंड स्पाउस और 25% सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। तो सोसाइटी का काम है ये 8.75 लाख करोड़ लोगों को रोजगार देना, ये सरकार का काम नहीं। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा देगा तो इसमें से जितने लोग लेगा, एक्सपर्ट्स लेगा, उनका तनख्वाह इसमें से कम हो जाएगा और वो बेहतर तनख्वाह दी जा सकती है। उनको स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल मशीनरीज या जो आर्म्स एंड आर्सेनल्स यूज करने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो लोगों में स्थानीय स्तर पर सुरक्षा होगी, और जब ऐसा होगा तो पुलिस कम की जा सकती। तो यहाँ एक चीज और है कि जो समाज और सरकार है, तो 2 चीजें हैं। तो मल्टीपल जितने होंगे, अगर 3 पत्नियां हैं, 3 पति हैं या 10 बच्चे हैं, तो एक कम हो जाएगा। तो 2 ऑप्टिमम माने गए, एक बेटा एक बेटी, एक हस्बैंड वाइफ, एक मदर फादर, एक समाज और सरकार। तो जो बिचौलिया सरकार है जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, इनकी जरूरत नहीं है। तब जितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव में खर्चा आता है उससे सारी बचत हो जाएगी और ये सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो ये सुरक्षा के बारे में भारत को तुरंत ये कदम उठाने होंगे, अन्यथा की बात नहीं करते हैं, उठाने ही होंगे। और ये हम सरकार को भेज भी चुके हैं पीछे, पुनः इस माध्यम से भी जो लोग सरकार को भेजना चाहें वो भेज सकते हैं। इसका जो डिटेलिंग है वो अल्टरनेट इकोनॉमी या नेचुरल सिस्टमैटिक इकोनॉमी पुस्तक है, जो वेबसाइट resurrectionofdharma.com में मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके 8वें अध्याय पर ये दिया हुआ है, तो करीब 28 पेज हैं। तो क्यों जरूरी है ये? तो ये तो रहा कि हमको तात्कालिक क्या करना है और दूरगामी चीजों के लिए क्या करना, स्थिर रहने के लिए भी क्या करना है। इसके लिए ओरिएंटेशन की जरूरत होती है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। तो अभी जो चल रहा है पिछले 2500 वर्षों तक, वो एडजस्टमेंट चल रहा है।
लोग चीज़ों से सामंजस्य स्थापित कर लो, खराब आया तो खराब से, अच्छा आया तो अच्छे से, आक्रमण हुआ तो आक्रमण, गुलाम बने तो गुलामी से, इस तरह नहीं चलता है। एक गोल ओरिएंटेशन जरूरी है कि हाँ हमको ये करना है, कि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। साधु लोग इसके एक कदम आगे जाते हैं कि गोल तो हो गया, अगर गोल पे पहुंच गए उसके बाद क्या करोगे, तो वो कहते हैं उसके बाद आप उस पर स्थिर रहने की जरूरत है। तो अगर पूरी दुनिया पे धर्म की स्थापना हो गई तो उसको कैसे मैनेज करना, उसके लिए धार्मिक संस्थान उस हिसाब से बनाने की जरूरत है, सामाजिक संस्थान उस तरह से बनाने की जरूरत है कि फिर से मच्छर ना पनपे, या पनपे मतलब रोक नहीं सकते प्रकृति, तो एक कंटेंट रहे एक एरिया में, पूरी दुनिया में ना फैले, उस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो ये तो एक पूरी व्यवस्थाओं के बारे में चीज हो गई कि हमारा ओरिएंटेशन गोल कम एडजस्टमेंट ओरिएंटेशन होना चाहिए, और वही एक मानक माना गया है लंबे समय तक सुखी, स्वस्थ और पवित्र बने रहने के लिए। अपवित्र तो कभी बन सकते हैं आप, उसके अलग दूरगामी परिणाम होते हैं। तो ये इसलिए जरूरी है कि हमारा जीवन सुखकर हो, हमारे पड़ोसियों का, और चूंकि पूरी दुनिया जुड़ी हुई है तो हम चाहेंगे पूरी दुनिया भी खुशी रहे, तो भारत को इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज और है कि आज के समय को लेके दो चर्चाएं चल रही हैं और जो बहुत खतरनाक है। उसमें ऐसा लग रहा है कि तथाकथित संत और तथाकथित शैतान एक ही मत रख रहे हैं, और जब भी ऐसा होता है कि शैतानों का, दुष्टों का और सज्जनों का एक मत हो जाए तो स्थिति बहुत खराब है, ऐसा कहा जा सकता है। साधु लोग भारत में कहते हुए पाए जाएंगे, बहुत सारे साधु लोग, जमाना परिवर्तन का आ गया, बस कुछ दिनों में सतयुग आने वाला है। तो जब उनसे पूछो भाई सतयुग में क्या होगा, वो बोले बहुत कम जनसंख्या होगी, बहुत सारे रिसोर्सेस आराम से मिलेंगे, शुद्ध पानी होगा, शुद्ध हवा होगी, खाने की कोई कमी नहीं होगी, चारों तरफ खुशहाली होगी। तो उनसे पूछा भाई कितनी जनसंख्या होगी, बोले भारत में 33 करोड़ होगी, पूरी दुनिया में 50-60 करोड़ की जनसंख्या हो सकती है। जहां बर्फ है वहां जनसंख्या नहीं होगी, जहां मरुस्थल है वहां जनसंख्या नहीं होगी। शैतान कहते हैं कि ये दुनिया इतनी खराब हो गई कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो उदाहरण देते हैं कि अगर पैर में गैंग्रीन हो गया है तो पैर काटना ठीक है या मरना ठीक है। तो लोग जाहिर हैं कहते हैं कि पैर काट दो, जिंदा बने रहो। तो कहते हैं कि अगर जिंदा रहना है धरती पे तो बहुत सारे लोगों को काटना जरूरी है, बहुत सारे जो गैंग्रीन की तरह हो गए उनको काटना जरूरी है, उनको मारना जरूरी है। तो उनसे पूछो भाई कितने लोगों को मारना, बोले देखो दुनिया में ना 90% लोग ज्यादा हो गए, तो 90% लोगों को तो मर जाना चाहिए या मार दिया जाना चाहिए अगर धरती को बचाए रखना है। तो आज अगर 750-800 करोड़ है तो उनका कहना है कि सिर्फ 70 करोड़ बचने चाहिए। तो इस दृष्टि से देखें तो संत का स्टेटमेंट, संत का बयान ज्यादा खतरनाक लगता है जो 33 करोड़ 40-50 करोड़ की बात करता है। दूसरे जो आध्यात्मिक जगत में है वो कहते हैं कि एक वाइडर चर्निंग की जरूरत है। ऐसा एक जैसे पुराना समुद्र मंथन की बात आती है, ऐसे मंथन की जरूरत है, ऐसे चर्निंग की जरूरत है कि दोनों समूह बचे रहे, तथाकथित संत और तथाकथित शैतान। वो कहते हैं दादा दादियों की कहानी भी जरूरत है और गूगल भी जरूरी है। वो कहते हैं कि स्वस्थ रहना भी जरूरी है लेकिन इलाज की व्यवस्था भी बनी रहनी चाहिए। तो ऐसी चर्निंग का हम स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि ये भारत चर्निंग की शुरुआत करे, अपनी सुरक्षा की बात करे, अपने सुरक्षा का ध्यान रखें, और इस दिशा में हमारे कदम हैं। हम सरकार को लिख चुके हैं, भारत सरकार को, इस वीडियो के माध्यम से आम जनता को भी कह रहे हैं, जो लिखा है वह मुफ्त उपलब्ध है। तो इस दिशा में हमें सामूहिक करना होगा, तभी हम अपनी सुरक्षा और आने वाले संततियों की सुरक्षा
भारत देश में और भारत जैसे तमाम देशों के लोगों की कर सकते हैं। और अगर बहुत हिम्मत दी तो हम चर्निंग भी कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी जो गैंग्रीन को बचाने, ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, वह भी बचे रहें। ऐसे प्रयास करना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम अर्थव्यवस्था में नशा और नशे की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे कि दुनिया में नशा कितना हो गया, इससे कितनी खराबी और कैसे ये अर्थव्यवस्था चल रही, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के 7वें अंक में इतना ही। नमस्ते, प्रणाम।